अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 18, जिसमें ये टॉपिक शामिल हैं एटम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियॉन्स और आइसोटोप्स। आपका 5 राउंड का टेस्ट हो चुके हैं। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका जो टेस्ट है वो P6 यानी छठा टेस्ट जो है उसका सिलेबस आपका होगा यूनिट नंबर 16 और यूनिट नंबर 18। यूनिट नंबर 16 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यूनिट नंबर 18 जो है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला हिस्सा है एटम। एटम के बारे में हम पढ़ते हैं कि एटम क्या है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मादे का छोटे से छोटा जर्रा जो आजादाना अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी। कायनात में बेशुमार एटम पाए जाते हैं। बाज एटम अकेले अपना वजूद बरकरार रखते हैं और बाज एटम ऐसे हैं जो किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, ये अकेले रह सकते। इसी तरह नोबल गैसेस जो है वो भी अकेले रहते हैं। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में रहते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी। ऑक्सीजन गैस है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी। यानी कुछ एटम अकेले रह सकते हैं, इस तरह की नोबल गैसेस हैं, जिस तरह हीलियम है, इसी तरह ज़ीनोन है, क्रिप्टॉन है। ये गैसेस ऐसी हैं जो अकेले रह सकते हैं और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में अपना वजूद बरकरार रखते हैं। अब एटम के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि मादे का छोटे से छोटा जर्रा जो है वो एटम कहलाता है। बात यह है कि मादे का छोटे से छोटा जर्रा जो एटम है, तो एटम क्या है, इसकी साख क्या है और इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, ये भी हमारा एक टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटम की जो साख है। एटम का जो मरकजी हिस्सा होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के मरकज को न्यूक्लियस कहते हैं और इसके भी मुख्तलिफ ऑर्बिट होते हैं जिसमें एटम जो है वो गर्दिश, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गर्दिश। तो एटम का जो मरकजी हिस्सा है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके गिर्द मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश करते हैं। तो लिहाजा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक एटम है जिसके दरमियान में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे हैं। अब यहां पर 3 तरह के पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 तरह के पार्टिकल्स जो हैं ये एटम के अंदर पाए गए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, होते ही न्यूक्लियस में हैं लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं है। अब बात यह है कि एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद वो क्या कहलाएगी, इसके एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है उसे एटॉमिक मास कहेंगे। और किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स
कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक मास की जब बात करते हैं तो ये बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन अ एटम आर कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद का मजमूआ है वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को A से जाहिर करते हैं और एटॉमिक नंबर को G से जाहिर करते हैं। न्यूक्लियॉन्स के न्यूक्लियॉन का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल दो तरह के हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इन दोनों की जो तादाद है, इन दोनों की तादाद का जो मजमूआ है, सम जो है इनका, वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। और A से जाहिर करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मुराद क्या है या न्यूट्रॉन नंबर क्या है? न्यूट्रॉन नंबर से मुराद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर। किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन की जो तादाद है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन नंबर। अब इसके बाद हमने पढ़ना है कि आइसोटोप्स। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट। The atom of a same element which have the same atomic number but different atomic mass are called isotopes. एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद एक जैसी हो, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो। एटॉमिक मास डिफरेंट किस वजह से होता है? न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो मुख्तलिफ हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। जिनके नाम जो है प्रोटियम, दूसरा जो है ड्यूटेरियम और तीसरा जो है ट्रिटियम। ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन। तीनों में आप देखिए इनका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी सब में प्रोटॉन्स की तादाद एक है, लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है और ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 है। तीनों का मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सबका सेम है, जिसकी वजह से है ये सारे हाइड्रोजन के एटम। तो लिहाजा इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप आइसोटोप की डेफिनेशन करेंगे और एग्जांपल में ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के नाम लिखेंगे कि यहां पर इनके नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन। इसके बाद हमारा टॉपिक है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस reaction, the spontaneous emission of radiation, the spontaneous emission of radiation from unstable nuclei। किसी भी अनस्टेबल का मतलब गैर क़याम पजीर, गैर क़याम पजीर जो अपना वजूद बरकरार नहीं रख पा रहा, तो वो एटम क्या करता है? टूटता है और उसके अंदर से कुछ रेडिएशन खारिज होती है। इस अमल को, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। यानी अगर कोई एटम अपने अंदर से शुआएं खारिज करता है, रेडिएशन खारिज करता है और कुदरती तौर पर यह अमल होता है, तो इस अमल को आप क्या बोलेंगे? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट व्हिच emit these radiation are called radioactive element। वो तमाम एलिमेंट जिनके अंदर से खुद ब खुद रेडिएशन खारिज होती है, कुदरती तौर पर रेडिएशन खारिज होती है, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने का अब बात यह है कि रेडियो एक्टिविटी का
इसने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया तो 1896 में 1896 में बैक्यूरल नामी एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले यूरेनियम के ऊपर रिसर्च की और बताया कि यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है, यूरेनियम का साल्ट जो है उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया और उसे पता चला कि जो यूरेनियम साल्ट है उसके अंदर से जो है इनविजिबल ऐसी शुआएं जो कि नजर नहीं आती, वो शुआएं खारिज हो गई। इसी तरह इसके बाद दो साइंटिस्ट और हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ थे, उनका नाम क्या है, मैरी क्यूरी और पेरी। मैरी क्यूरी और इसका हस्बैंड जो है पेरी, ये हस्बैंड है और इसकी वाइफ। इन दोनों ने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और दो नए एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त किए। वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, इन्होंने जो नए दो एलिमेंट दरियाफ्त किए वो है प्लोनियम और रेडियम। ये दो एलिमेंट मैरी क्यूरी और पेरी ने दरियाफ्त किए, जबकि यूरेनियम के बारे में हेनरी बैक्यूरेल ने ये दरियाफ्त किया कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर से कुदरती तौर पर शुआएं खारिज होती हैं। अब ये जो शुआएं हैं ये तीन तरह की, ये शुआएं तीन तरह की हैं। इनके नाम क्या हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा, बीटा और गैमा, ये तीन तरह की रेडिएशन जो है वो खारिज होती है। अल्फा, बीटा और गैमा, ये तीन तरह की रेडिएशन खारिज होती है। अल्फा का सिंबल, बीटा का सिंबल ये है और गैमा का ये तीन तरह की रेडिएशन खारिज होती है। और हैरानी वाली बात ये है कि जो अल्फा रेज हैं इन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा जो रेज हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और गैमा रेज जो है ये न्यूट्रल है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। आप कहेंगे क्या ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता, और जो प्रोटॉन है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम उसी तरह जिस तरह हम अभी कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पर पॉजिटिव, प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव, बीटा पर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव, गैमा पर कोई चार्ज नहीं है, इसी तरह न्यूट्रॉन पर भी कोई चार्ज नहीं होती। क्या इसका मतलब है कि सब चार्जेस एक दूसरे के इक्वल है? नहीं, ऐसा नहीं। उसकी वजह यह है कि जो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन्स हैं इन पर चार्ज तो सेम है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक दूसरे के इक्वल। बेसिकली जो अल्फा और बीटा पार्टिकल है, जो प्रोटॉन्स और अल्फा है, ये इक्वल नहीं। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई है, हीलियम के न्यूक्लियाई है। हीलियम के न्यूक्लियस से मुराद जो हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम पीरियोडिक टेबल का दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2, यानी इसके न्यूक्लियस में अगर बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर कितना है 2, लेकिन एटॉमिक मास कितना है 4। यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस है, मैं कह सकता हूं हीलियम का न्यूक्लियस, ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है ये अल्फा पार्टिकल के इक्वल है। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन जबकि यहाँ पर 1 प्रोटॉन, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स ये चार्ज के लिहाज से तो एक जैसे हैं, इक्वल है, लेकिन यानी इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव, लेकिन ये मास के लिहाज से, वेट के लिहाज से इक्वल नहीं। बीटा पार्टिकल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल, क्यों? क्योंकि इनकी चार्ज टू मास रेशियो वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल सेम। लेकिन गैमा और न्यूट्रॉन ये सेम नहीं। न्यूट्रॉन एक बाइनरी पार्टिकल है, जबकि गैमा रेज जो है ये शुआओं की खासियत भी रखते हैं और वेव की नेचर भी, यानी वेव की नेचर भी
रखते हैं और पार्टिकल की नेचर भी रखते हैं। ये फोटॉन्स की तरह है, जिस तरह रोशनी के छोटे छोटे पैकेट सूरज से जमीन तक जो लाइट आती है वो रोशनी की शक्ल में यानी फोटॉन्स की शक्ल में आती है। तो गैमा रेज भी तकरीबन ऐसे ही है जैसे फोटॉन्स जमीन पर आ रहे हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन और गैमा रेज इक्वल नहीं, सिर्फ एक सिमिलैरिटी ये है कि इनका कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह अल्फा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन इक्वल नहीं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो शुआएं तीन तरह की खारिज हो रही हैं, हमें कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है या इन पर कोई चार्ज नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब हमने क्या किया कि इन रेज को पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान से गुजारा गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से इन शुआओं को गुजारा गया, तो ये शुआएं तीन मुख्तलिफ रास्तों पर अपना रास्ता इख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम हुआ कि ये शुआएं एक तरह की नहीं बल्कि तीन तरह की। जब ये शुआएं खारिज हुई तो और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्लेट की शक्ल में मौजूद है जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव है। जब ये शुआएं इसके अंदर से गुजरती हैं तो क्या होता है कि ये तीन मुख्तलिफ डायरेक्शन में टर्न ले लेती हैं, मुड़ जाती हैं। कुछ शुआएं पॉजिटिव प्लेट की जानिब मुड़ जाती हैं, कुछ नेगेटिव की और कुछ बिल्कुल सीधी गुजर जाती हैं। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ शुआएं गई, इसका मतलब ये था कि उन पर नेगेटिव चार्ज, उन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, जिसकी वजह पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस तरफ जो जाने वाली रेज हैं उन्हें हम कहते हैं बीटा रेज या बीटा पार्टिकल। और जो नेगेटिव की जानिब वही जाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव प्लेट की जानिब शुआएं हो गई हैं उन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और वो कहलाएंगी जी अल्फा। और कुछ शुआएं ऐसी हैं जो कि बगैर मुड़े सीधी गुजर गई, और इसका मतलब कि वो उन पर कोई चार्ज नहीं है, और वो कौन सी शुआएं होंगी, गैमा रेज। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये शुआएं होगी अल्फा, बीटा और गैमा। अब कुछ शुआओं के बारे में हम पढ़ते हैं जिनके नाम है बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन और सेकेंडरी रेडिएशन। ये तीन तरह की शुआएं हैं, इनके बारे में हम बारी-बारी पढ़ते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन डेफिनेशन देखें, द रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिफरेंट रेडिएशन radioactive substances are called background radiation। यानी फिजा में मौजूद मुख्तलिफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं, रेडिएशन शुआएं प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर जो कि फिजा में मौजूद है, ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस मुख्तलिफ रेडियोएक्टिव अशिया की वजह से आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। हमारी जमीन पर पत्थर मौजूद है, इसी तरह मुख्तलिफ जो मादनियात हैं, पानी है, समुद्र है, पहाड़ है बड़े बड़े, तो इनके अंदर से कुछ शुआएं खारिज होती हैं। उन शुआओं को, यानी ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ में से मुख्तलिफ रेडिएशन खारिज होती है जो बैरूनी फिजा की तरफ जा रही होती है। उन शुआओं को कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन, लेकिन ये रेडियो एक्टिव रेज है। इसी तरह जो बैरूनी खला है, मतलब स्पेस जो है, वहां पर भी बहुत से ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, सूरज है, दूसरे सितारे हैं और बहुत ज्यादा जो पत्थर और इस तरह की चीजें भी बैरूनी फिजा में मौजूद हैं। द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट, जमीन और इस पर मौजूद तमाम जानदार अशिया रिसीव कबूल करती हैं, हासिल करती हैं रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेस, बैरूनी खला से। तो बैरूनी खला से जो जमीन की तरफ शुआएं आती हैं उन शुआओं को कहा जाता है कॉस्मिक रेडिएशन। क्या कहा जाता है, कॉस्मिक रेडिएशन। अब ये दो तरह की शुआएं होती हैं, जो जमीन से बाहर की तरफ जा रही है वो बैकग्राउंड रेडिएशन, और जो बैरूनी खला से जमीन की तरफ आ रही है उन्हें कहा जाता है कॉस्मिक रेडिएशन। ये क्या हो सकती है, ये अल्फा, बीटा, गैमा, एक्स-रेज, ये इस तरह की शुआएं जो कि बैरूनी खला से जमीन की तरफ आती हैं। अब एक शुआएं इस तरह की हैं जिन्हें नाम दिया जाता है सेकेंडरी रेडिएशन। उसकी वजह यह है कि जो शुआएं बैरूनी खला से जमीन की तरफ आती होती हैं, इसके रास्ते में बहुत से एटम, बहुत सी गैसें
होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये शुआएं इन एटम के साथ टकराती हैं तो क्या होता है कि इनको आयोनाइज कर देते हैं। इनकी आयोनाइजेशन से क्या होता है कि मजीद रेडिएशन खारिज होती है, यानी ये एक रेडिएशन तो कॉस्मिक रेडिएशन है जो कि जमीन की तरफ आ रही है। अब इसके दरमियान में जो हवा मौजूद है उसमें पार्टिकल से जब ये रेज टकराती हैं तो मजीद रेज खारिज होती हैं। उन रेज को नाम दिया जाता है सेकेंडरी रेडिएशन। ये भी अल्फा बीटा गामा और फोटॉन्स और इसी तरह एक्स रेज पर मुश्तमिल होती हैं जो कि बैरूनी क्लास से जमीन की तरफ आ रही है। तो लिहाजा आपने ये तमाम जो डेफिनेशंस है इनको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, जिनमें एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियॉन्स है, आइसोटोप्स है, इसी तरह रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन और सेकेंडरी रेडिएशन।